जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में, यानी कि ईवीएस में जो आपसे प्रमुख जानवर पूछता है और जानवरों से प्रमुख बिंदु पूछता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपका हाथी हाथी हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ, हिरण, तेंदुआ, पश्मीना बकरी, स्लॉथ, अजगर, सांप, मधुमक्खी, रेशम कीट और आपका जो है चींटी इत्यादि के बारे में हम प्रत्येक जानवर के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे कि कौन से जानवर के क्या प्रमुख बिंदु हैं और क्वेश्चन कैसे पूछता है। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं विभिन्न जानवरों के बारे में और उससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हाथी के बारे में। हाथी को आप सभी लोग पहचानते हुए, हाथी कुछ इस प्रकार का जानवर होता है, बहुत बड़े आकार का जानवर होता है। ठीक, इससे महत्वपूर्ण जो बिंदु बनते हैं, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाथी के भोजन के बारे में। तो हाथी का भोजन किस प्रकार का होता है, तो एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, तो 100 किलोग्राम भोजन एक दिन में, यानी कि 1 कुंटल भोजन या पत्तियां या झाड़ियां खा लेता है। नींद के बारे में बात करें तो नींद के बारे में हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में मात्र 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी कितना सोता है, 2 से 4 घंटे। खाता कितना है, लगभग 1 कुंटल पत्ती और झाड़ियाँ। गंदगी और पानी के बारे में बात करें तो हाथी को पानी और कीचड़ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जिससे ये क्यों खेलता है कीचड़, जिससे उसको शरीर को ठंडक मिल सके। कान के बारे में बात करें तो हाथी का जो कान होता है, हाथी अपने कान को पंखे की तरह काम कराता है, मतलब पंखे की तरह होते हैं हाथी के कान। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं, आगे पीछे करके हवा करते हैं अपने आप को। ठीक है, झुंड की बात करें तो जो हाथी होता है, हाथी यह हाथनी जो होती है, हाथनी झुंड के केवल हाथनियों के बच्चे ही रहते हैं। मतलब जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें कौन रहता है, तो हाथनी रहती है, यानी कि मादा हाथी रहते हैं। और उनके क्या, उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके बच्चे झुंड में रहते हैं। और जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है वो उस झुंड का जो है, उस झुंड की नेता होती है। बुजुर्ग हाथनी जो होती है, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, वही उस झुंड की नेता होती है। ठीक है, आगे नर हाथी की बात करें तो जो नर हाथी होता है वो लगभग 14 से 15 साल की उम्र में झुंड को क्या करता है, छोड़ देता है, झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है। वजन की बात करें तो जो 3 महीने का बच्चा होगा उसका वजन कितना होगा, 200 किलो। जो 3 महीने का बच्चा होगा उसका वजन कितना होता है, तो 200 किलो होगा। ठीक है, कितना नर हाथी कितने वर्ष में जो झुंड को छोड़ता है, तो 14 से 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये हो गया हाथी के बारे में। बात करें टाइगर के बारे में तो टाइगर का ये रहा चित्र, इस तरह का कुछ टाइगर होता है। ठीक, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो दृष्टि के बारे में, तो बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे यानी कि मनुष्य से कितना गुना ज़्यादा देखता है, तो 6 गुना ज़्यादा देखता है। मनुष्य से कितना गुना ज़्यादा देखता है बाघ, तो 6 गुना। ठीक है, और इसकी मूछें की बात करें तो बाघ की जो मूछें होती है हवा में कंपन करने से भाप लेती हैं और उससे शिकार को बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इसमें इन्हें अंधेरे का रास्ता ढूंढने में काफ़ी मदद मिलती है, यानी कि जो इनकी मूछें होती हैं, मूँछों के द्वारा जो हवा से कंपन होती है मूँछें, उसके शिकार के दिशा का अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में इनको आसानी मिल जाती है। और सर जो इनके शिकार की दिशा होती है उसका भी पता चल जाता है। अगला है आपका आवाज़। तो बाघ की जो गुर्राने की आवाज़ कितनी दूर जाती है, तो बाघ की गुर्राने की आवाज़ लगभग लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक सुनाई दे सकती है। ठीक है, बाघ की आवाज़ कितनी दूर तक जाएगी गुर्राने की, तो 3 किलोमीटर से ज़्यादा। इलाके के बारे में बात करें तो जो बाघ होता है, बाघ अपने इलाके में मूत्र यानी कि यूरिन करके अपनी गंध छोड़ता है और एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को तुरंत पहचान लेता है। यानी कि मूत्र के द्वारा ही इलाके का ही निर्धारण करते हैं और मूत्र की दुर्गंध को पहचान कर ये दूसरे के इलाके में नहीं जाते हैं। ठीक है, कान की बात करें तो बाघ के कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। यानी जिस समय शिकार करना होता है तो शिकार करने के लिए, शिकार किधर भाग रहा है उसकी पता लगाने के लिए, तो ये लगातार एक स्थिति में नहीं, लगातार घूम जाते हैं। ठीक है, लगातार घूमा करते हैं ये। ठीक है, मतलब घूमने का मतलब एक ही दिशा पर कान को अलग अलग स्थिति में ले जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है शिकार के बारे में पता चल जाता है कि शिकार किधर है और किधर के लिए जा रहा है।
अगला पॉइंट है, शरीर पर जो इनके धारियाँ होती हैं, शरीर के बाघ के शरीर पर जो धारियाँ होती हैं वे उनके बालों के कारण होती हैं। आपसे पूछता है धारियाँ क्यों होती है, तो बालों के कारण होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लॉथ। तो स्लॉथ देखिए ये होता है स्लॉथ, जैसे भालू होता है उसका जैसा ये स्लॉथ होता है। चलिए स्लॉथ के बारे में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। दिखावट की बात करें, स्लॉथ कैसा दिखता है, तो ये भालू जैसा होता है लेकिन ये भालू नहीं होता है। नींद के बारे में बात करें स्लॉथ की, तो यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टा उल्टा लटक करके मस्तिष्क से सोता रहता है, सर्वाधिक सोता है, ठीक है। ये कितने घंटे सोता है, यह लगभग 17 घंटे सो जाता है। भोजन की बात करें तो जिस पेड़ पर यह रहता है उसी पेड़ के पत्तों को ये खाता रहता है, ठीक है। जिस पेड़ पेड़ पर यह रहता है उस पेड़ की पत्तियों को ये खाया करता है। जीवन काल के बारे में बात करें तो जो स्लॉथ का जीवन काल होता है लगभग कितना होता है, लगभग 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है और पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर रह पाते हैं, ठीक है। यानी कि एक एक पेड़ पर कितना रहते हैं, लगभग 5 साल। एक पेड़ पर लगभग 5 साल रहते हैं। लगभग अपने जीवन 40 साल की इनकी जीवन काल होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये पर अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इतने ज़्यादा ये जो है आलसी जानवर है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा आलसी होता है कि अपने पूरे 40 साल के जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ 8 पेड़ों पर ही चल कर जाता है, ठीक है। शौच के लिए बात करें तो यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और जो आसपास नदी या तालाब जो भी होता है उसमें नहाता है। ये नहाने का भी शौकीन होता है, ठीक है। सबसे आलसी जानवर होता है, नहाने का शौकीन होता है। हफ्ते में सप्ताह में एक बार ये शौच के लिए उतरता है। बात करें पश्मीना बकरी के बारे में, तो पश्मीना बकरी ये रही, जो आप पश्मीना शॉल देखते हैं जो सबसे महंगा आता है, ये इस बकरी के ऊन से बना हुआ शॉल आता है। पश्मीना शॉल बहुत महंगा होता है, ठीक है। ये पश्मीना शॉल रहा, वो पश्मीना बकरी। चलिए इससे संबंधित कुछ बिंदु देखते हैं। तो जो बकरी होती है ये कहाँ पे रहती है, तो ये बकरी लद्दाख के चांगथंग इलाके में लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये चांगपा जनजाति द्वारा ये पाली जाती है। कौन सी जनजाति, चंगपा जनजाति के द्वारा ये पाली जाती है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह लद्दाख में रहती है। तापमान की बात करें तो यहाँ सर्दियों का तापमान 0 डिग्री से बहुत कम है, अर्थात -40 डिग्री तक चला जाता है। जीरो तो फिर भी बहुत गर्म हुआ, -40 डिग्री तक यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वह चला जाता है, ठीक है। बाल की बात करें तो इतनी सर्दी में भी बाल बचाने के लिए बकरी के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल उग आते हैं। मतलब इतनी सर्दी के कारण जो होता है बकरी के शरीर पर बारीक और नरम बाल उगाते हैं। बालों की मोटाई की बात करें तो इनके बाल इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे शरीर के जो बाल होता है सर का बाल वो एक बाल बनेगा। यानी बकरी के जब 6 बाल एक साथ जोड़ोगे तो हमारा एक बाल के बराबर आएगा। अर्थात आप सोच सकते हैं कि इनका बाल कितना पतला और कितना मुलायम होता है। शॉल की बात करें कि शॉल जो आता है तो पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। जो पश्मीना शॉल आता है, एक शॉल आप 6 स्वेटर पहनिए और या फिर एक शॉल ओढ़ लीजिए, ठीक है, तो बराबर की गर्मी देगी। यह शॉल ये बहुत पतली होती है पर गर्म बहुत होती है। इसमें मशीनों से नहीं बुना जा सकता, बुनकर इसे हाथों से बनाते हैं और एक साधारण पश्मीना शॉल को तैयार करने में लगभग 250 घंटे लगता है। आपसे पूछता है कि पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे लगभग लगते हैं, तो सीधा बताइएगा आप 250 घंटे लगते हैं, ठीक है। 6 स्वेटर के बराबर एक साल में गर्मी होती। बात करें सांप की, यहाँ पर अजगर की बात नहीं करेंगे अभी, यहीं पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपके स्नेक यानी सांप के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सांप है। सांप कितने प्रकार के भारत में पाए जाते हैं, तो उसके बारे में चलिए बताते हैं, ठीक है। जो जहरीले सांप होते हैं हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला आपका है कौन, नाग हो गया, दूसरा होगा करैत, तीसरा दुबैया और चौथा अफाई। ये चारों सांप जो हैं भारतीय प्रजाति के हैं और सबसे जहरीले भारत में यही सांप पाए जाते हैं। आपसे पूछोगे कितने प्रकार के भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं, आप टोटल 4 प्रकार के बताइएगा। चारों के नाम, एक नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये 4 जहरीले सांप होते हैं। दांत की बात करें तो सांप के 2 दांत खोखले जहर वाले होते हैं। जब वह काटता है तो जहर इन्हीं दांतों से व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और जब सांप काटता है तो हल्का सा पलट जाता है वो।
दवा के बारे में बात करें तो सांप के काटने की दवाई सीरम जो होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो एंटीबायोटिक दिया जाता है सांप काटने पर, जब अस्पताल ले जाते हैं तो अस्पताल में उसकी जो दवाई होती है सीरम, तो सीरम जो होती है वो इन्हीं सांपों के जहर से ही बनाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कान की बात करें तो जो शरीर इनके सांप के जो बाहरी कान नहीं होते हैं या ज़मीन पर कंपन करने से ही सुन पाते हैं। जो पूछेगा क्या सांप के कान होता है, तो नहीं, इनके बाहरी कान नहीं होते हैं, यह शरीर पर हुए कंपन यानी कि वाइब्रेशन को ही सुन पाते हैं। इनको जो है किसान का मित्र कहा जाता है सांपों को, क्यों? क्योंकि ये सांप जो होते हैं चूहों को खा जाते हैं, जिससे फसल की रक्षा होती है, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। अच्छा, किसानों के मित्र और किसको कहा जाता है? तो केचुए को भी कहा जाता है। किसको? केचुए को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। किसान और सॉरी सांप और जो है केचुआ, दोनों को किसान का मित्र कहा जाता है। आपसे पूछता है कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया क्या होता है? कालबेलिया जो सपेरे होते हैं सांप पकड़ने वाले, उनकी जाति को कालबेलिया कहा जाता है। कभी कालबेलिया क्या है? सपेरों की एक जाति है। बात करें रेशम के कीड़ों के बारे में अब। ये होते हैं रेशम के कीड़े कुछ इस प्रकार से, जो रेशमी कपड़े आते हैं तो इन्हीं कीड़ों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनसे पहले रेशम बनाया जाता है इन कीड़ों के द्वारा, और उस रेशम से कपड़े और इत्यादि चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। विशेषता के बारे में बात करें तो जो रेशम का कीड़ा होता है ये शहतूत पर पाला जाता है। ठीक है, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, और सबसे ज़्यादा ये आपका बिहार साइड में ये भी पाला जाता है। इनकी विशेषता क्या होती है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा यानी फीमेल को उसके गंध से कई किलोमीटर यानी कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर बताया जाता है। एनसीईआरटी में जो दिखाया बताया गया है वो 7 से 8 किलोमीटर तक की दुर्गंध, कहीं कहीं पर 3 से 4 किलोमीटर भी मिलेगा। 3 से 4 किलोमीटर मिले या 7 से 8 किलोमीटर मिले, या लगभग इतने के बीच में कहीं पर मिले, तो इतने किलोमीटर की दुर्गंध से अपनी मादा फीमेल को एक मेल जो है कीड़ा, ये रेशम का कीड़ा पहचान लेता है, ये दुर्गंध से वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है। बात करें मधुमक्खी के बारे में, तो मधुमक्खी आप सबने देखी ही, ये होती है मधुमक्खियाँ। इनका पालन का समय की बात करें तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छी जो समय होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। कहीं पर सितंबर से दिसंबर मिलेगा, कहीं पर अक्टूबर से दिसंबर मिलता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। इसमें जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है, रानी मक्खी अंडे देती है। छत्ते की बात करें तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारा काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। इन मक्खियों को लेबर मक्खी कहा जाता है। ठीक है, या वर्कर मक्खी कहा जाता है। ये लीची के फूल के बात करें, लीची के फूल, मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत लुभाते हैं। ठीक है, जो लीची का फूल होता है ये काफ़ी ज़्यादा इनको लुभाते हैं। यह बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रमुख है, यानी मधुमक्खी पालन जो होता है बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है पाला जाता है। ठीक है। नृत्य के बारे में बात करें तो जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। ठीक है। जब उनको रस मिल जाता है किसी जो है फूल का, तो वो नृत्य करते हुए दूसरी मक्खियों को बुलाती हैं। ठीक है, कि यहाँ पर रस है। अगला है आपका चींटी। चींटी क्या है? चींटी एक सामाजिक कीट है। वैसे ही मधु जो आपकी मक्खी होती है वो भी आपकी सामाजिक प्राणी होता है। तो देखिए चींटी, ये होती हैं चींटियाँ। चींटियाँ लाइन में ही चलती हैं, कभी डिसिप्लिन के द्वारा ही चलती हैं, कभी भी ये साथ में या ऐसे नहीं चलती हैं। ये एक के बाद एक के पीछे एक ही हमेशा आपको चलती हुई मिलेगी, जब कहीं जाती हुई मिलेंगी तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है। समूह की बात करें तो चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। चींटियाँ कैसे रहती हैं? मिलजुल कर रहती है। जो रानी चींटी होती है वह अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। मजदूर चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। गंध की बात करें तो चलते समय चींटियाँ जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जिसे फेरोमोन कहते हैं, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली जो चींटियाँ होती हैं चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखते हो जो है कितनी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो वो एक रास्ते में ही चलेंगे, जिधर से एक चींटी जाएगी उधर से ही दूसरी चींटी जाएगी। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता? तो फिर मोन एक दुर्गंध छोड़ती हुई जाती हैं, जिससे एक चींटी दूसरी चींटी को सूंघ लेती है अपने जो है झुंड की जो होती हैं। नेक्स्ट आपका अन्य सामाजिक कीट के बारे में बात करें तो दीमक, सेम ऐसे जैसे आपने इसको पढ़ा है ऐसा दीमक और ततैया जो आपकी पीली वाली होती है वो सेम सामाजिक कीट होते हैं। हर एक पॉइंट उनसे मिलेगा, जैसे दीमक के बारे में भी सेम चीज़ें होंगी और ततैया के बारे में भी सेम चीज़ें होंगी जो चींटी को मैच करेंगे। ठीक है। अन्य जानवरों के बात करें तो केचुआ
केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर रख देता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ठीक है। और इन्हें किसान का मित्र कहा जाता है, कि हमने आपको पहले ही बताया था कि केचुओं को भी किसान का मित्र कहा जाता है। बात करें जिराफ का, तो जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, जिससे यह ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खा जाते हैं या बहुत कम सोते हैं। ये लगभग 2 घंटे मैक्सिमम सोते हैं, ठीक है। बात करें डॉल्फिन मछली की, तो डॉल्फिन मछली भी एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। जो डॉल्फिन मछली होती है ये समुद्र में रहती है, ठीक है, और एक दूसरे को जब बुलाती है, संदेश देती हैं, तो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। शेर के बारे में कुछ चीज़ें छूट गई, चलिए अब शेर के बारे में देखते हैं। तो आपने देखा कि ये एक शेर है, ठीक है, ये मेल शेर है, फीमेल शेर है, ये उसका जो है बच्चा है, शावक है, ठीक है। इसके बारे में चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो जो शेर होता है इसका रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। शेर का रंग कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। समूह की बात करें तो शेर भी हाथियों की तरह समूह में रहते हैं। नेतृत्व की बात करें तो शेरनी समूह की नेता होती है और शिकार का काम भी मुख्य रूप से शेरनियाँ ही करती हैं। मुख्य रूप जो शेर शिकार कौन करते हैं, शेरनियाँ करती हैं। बच्चे की बात करें तो शेर के बच्चे का जन्म के 2-3 साल तक समूह में रहते हैं, ठीक है। जन्म के 2-3 साल तक समूह में रहते हैं, फिर वे अपना अलग समूह बना लेते हैं या अकेले रहते हैं। दहाड़ की बात करें तो जो शेर की दहाड़ बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन बाघ की दहाड़ उससे भी ज़्यादा दूर तक जाती है। शेर की दहाड़ से तेज जो है शेर की दहाड़ से तेज जो है आपका जो होता है वो बाघ की दहाड़ होती है से, ठीक है। बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर तक जाती है, तो 3 से 4 किलोमीटर तक आराम से सुनाई देती है। अगला है आपका चीता। ये जानवर कौन सा है, ये चीता होता है, ठीक है, ये चीते का चित्र है। बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चीता के, तो इनकी जो रफ्तार होती है बहुत तेज होती है। चीता की रफ्तार सबसे तेज होती है, जितने भी आपने जानवर पढ़े होंगे अब तक, सबसे रफ्तार से दौड़ने वाला कौन सा जीव होता है, ये चीता होता है। इसकी रफ्तार लगभग 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पहचान की बात करें तो चीते के चेहरे पर आंखों के नीचे मुंह तक काले रंग के आंसुओं जैसी लकीरें होती हैं। अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था, चित्र में होती हैं, जो कि इसे बाघ और तेंदुए से अलग करती हैं, ठीक है। लुप्त प्राय जो है भारत में एशियाई चीता 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत में लाया गया है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। देखिए, जो एशियाई चीता था वो 1952 में आखिरी बार देखा गया था, उसके बाद ये विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया एशियाई चीता, 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2022 में, साल 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर भारत के कुनबे नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर डाला गया था, जिसमें से बाद में काफ़ी खबरें आई कि काफ़ी जो चीते थे वो मृत घोषित कर दिए गए थे यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था। दहाड़ की बात करें तो चीता दहाड़ता नहीं है, यह बिल्ली की तरह गुर्राता है और म्याऊं जैसी आवाज़ को निकालता है, ठीक है। अतिरिक्त जानकारी बताएं, तो इसमें तेंदुआ जो होता है, कई बार छात्र चीते और तेंदुए के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे जानना जरूरी होता है, ठीक है। जो पेड़ पर चढ़ना, ये भी इसके द्वारा भी अंतर आप निकाल सकते हैं। पेड़ पर चढ़ना, तेंदुआ पेड़ों पर बहुत आसानी से चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ने वाला जानवर कौन सा है, तेंदुआ है, और अक्सर अपने शिकार को खींचकर पेड़ से ले जाता है ताकि दूसरे जानवर उसे छीन ना सकें। धब्बे की बात करें तो तेंदुए के शरीर पर धब्बे होते हैं, ठीक है, जबकि चीते के शरीर पर ठोस काले रंग के धब्बे होते हैं। तो ये थे सीटेट ईवीएस में पूछे जाने वाले प्रमुख जानवर। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और वीडियो के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो भारत में प्रमुख घर बनते हैं, कौन से राज्य में कौन सा घर बनता है, और पक्षियों से रिलेटेड इत्यादि जो इस तरह के वीडियो हैं वो सभी चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।